आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। और आज हमारे खास मेहमान हैं दिग्विजय सिंह गौर, जो खरगापुर से एक बड़ा नाम है। बड़ा नाम होने का कारण यही है कि लोग मानते हैं कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है गौर परिवार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल विपक्ष में आप कैसे देखते हैं? देखिए, 5 साल विपक्ष में जनता ने हमें बैठने का मौका दिया। चूंकि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बन गई, परंतु 15 महीने में वो सरकार कैसे सुनियोजित तरीके से और खरीद फरोख्त करके गिराया गया उसको, तो लगभग 3.5 साल से हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। 5 साल अपना काम निभा रहे हैं। ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिसके लिए आपको लड़ना पड़ा? ऐसा क्या माहौल रहा विधानसभा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्जी मुकदमे लोगों पे, भ्रष्टाचार, पात्र लोगों को जो योजनाओं का लाभ नहीं मिलना, और हमारे खास तौर पर दलित और आदिवासियों पे, पिछड़े वर्ग के लोगों पे अत्याचार, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस 3.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए हैं। इन मुद्दों पे हमें सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी। आखिर पीछे क्यों रहे? क्यों फर्जी मुकदमे हुए? क्या कारण देखते हैं? आखिर आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाए उन मुकदमों के पीछे? नहीं, ऐसा नहीं है हम लड़ाई नहीं लड़े। फर्जी मुकदमों में कोई पीछे नहीं रहता है। फर्जी मुकदमे तो ऐसे हैं कि अगर कोई सत्ता में बैठा है और वो पुलिस प्रशासन पर दबाव बना करके किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा कराता है, तो उसमें पीछे रहने की बात नहीं है। क्योंकि देखो, कुछ मुकदमे ऐसे समय हुए थे जब कोविड चल रहा था, तो शासन की गाइडलाइन थी, 144 लागू थी। तो कोविड के समय हम ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि फर्जी मुकदमों के लिए जनता को लेकर आंदोलन करें, क्योंकि तब उस समय जनता के जान माल की बहुत ज़्यादा चिंता थी। हमने भी कोविड के समय काम किया है, तो हमने ऐसा नहीं कि जनता की जान को जोखिम में डालें। तो उस समय हम जरूर नहीं लड़ पाए। नहीं लड़ पाए का कारण ये है कि उस समय प्रतिबंध था, लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। लेकिन उसके पश्चात जैसे ही कोविड समाप्त हुआ और जो भी उसके बाद जो फर्जी मुकदमे, उनमें हमने पूरी लड़ाई लड़ी, कार्यकर्ताओं का साथ दिया। और कार्यकर्ताओं के अलावा भी जो अन्य लोग भी जो गरीब लोगों पर या पत्रकारों पर या पुलिस प्रशासन के लोगों पर या अधिकारी कर्मचारियों पर भी जो फर्जी कार्रवाई हुआ, उनमें भी हमने उनका साथ दिया। आपने देखा होगा, आप पत्रकार हैं, खड़गापुर विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां सबसे ज़्यादा पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। और मारपीट होना और उसके बाद कायमी नहीं होना, कार्रवाई नहीं होना, ये सबसे बड़ी घटना जो है अपने आप में दर्शाती है कि पत्रकार वहाँ स्वतंत्र नहीं है। अगर कोई पत्रकार किसी भाजपा के नेता के खिलाफ किसी ने कुछ लिखा तो उसको मारपीट भी की गई, उसके खिलाफ मुकदमे भी कार्रवाई कराए गए। तो इस तरीके की जब कार्रवाई होती है तो अब जितना हमारा लड़ाई लड़ने का लक्ष्य था, हम लड़े, प्रशासन के सामने उस बात को अवगत कराया। बहुत से मामलों में हमने गिरफ्तारियों पर रोक लगवाई, बहुत से मामले भी खत्म कराए। और बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ जहाँ प्रशासन पर दबाव इतना रहा कि वो नहीं माने, उन्होंने कार्रवाई कर दी। क्या लगता है कि प्रशासन, पूरा सिस्टम इस बार दबाव में रहा? कुछ समय पहले तक तो मैं कह सकता था, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो प्रशासन दबाव में था और वो लाजमी भी था। क्योंकि भाजपा की भी सरकार खरीद फरोख्त करके चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उन सारे विधायकों को मध्य प्रदेश में फ्री हैंड मिला था। तो आप देख रहे होंगे, 18 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस 18 वर्ष में यदि सबसे ज़्यादा अराजकता जो रही है वो इन्हीं 3-3.5 सालों में रही है। और हर विधानसभा क्षेत्र में रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह रहा है। क्योंकि खड़गापुर में थोड़ा ज़्यादा रहा है, क्योंकि वहाँ दबाव भी ज़्यादा रहा। वहाँ आपने देखा होगा कि अपने चहेते लोगों को पोस्टेड करा लिया गया। तो वरिष्ठ अधिकारी ऐसे रहे, उनके संज्ञान में भी हमने डाला कि भाई आप जो चहेते लोग हैं, अब आप सोचिए कि एक टीआई है, कोई वो लाइन में है, और एक एसआई है, वो थाना चला रहा है। तो इस तरीके में जब आपने दिया है तो उसने भी उनका पूरा साथ दिया। और ऐसे मामले में बहुत सी लोगों के साथ अन्याय भी हुआ। कई जगह तो पुलिस कांस्टेबल ऐसे रहे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जुड़े हुए रहे, उनके पारिवारिक सदस्य जैसे रहे, तो उन्होंने भी थाने में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया, लोगों को परेशान किया, लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। तो ऐसी स्थिति रही। अब हमारा जो काम था वो हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत तो कराते रहे, उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ते रहे, जो आज तक भी जारी है। अब चूंकि हम मानते हैं कि नए एसपी, नए कलेक्टर आए और निर्वाचन का भी बहुत सख्त जो है इस बार दिखाई पड़ रहा है कि निर्वाचन आयोग बहुत सख्त है, और उम्मीद की जा सकती है कि इस बार बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा। और जो लोग पीड़ित हैं और जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे हुए भी हैं, तो मैंने कई बार बात रखी है, हमारे बड़े नेताओं ने भी रखी है, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी रखी है, कि जो जिन लोगों पर फर्जी मुकदमे किए हैं, किसानों पर भी फर्जी मुकदमे किए हैं, कार्यकर्ताओं पर भी फर्जी मुकदमे किए हैं,
वो मुकदमे कांग्रेस की सरकार बनते ही वापस होंगे। पिछले चुनाव में ऐसा क्या हुआ था कि आपको न्यायालय जाना पड़ा? वर्तमान विधायक की विधानसभा सुन हुई थी, फिर स्टे आ गया, क्या था माजरा? देखिए, माजरा ये था कि नॉमिनेशन फॉर्म में त्रुटि थी उनकी, और उन्होंने 2 नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे, दोनों में भिन्नता थी। उन नॉमिनेशन को लेकर हमने हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय की शरण ली थी। माननीय न्यायालय ने, कुछ समय जरूर लग गया क्योंकि उस समय कोविड का काल था, तो एक डेढ़ वर्ष करीब न्यायालय बंद रहा, इसलिए उसमें थोड़ा समय लग गया, और न्यायालय ने वो सही पाया जो हमने बात रखी थी और जो तथ्य रखे थे, तो न्यायालय ने सही पाया। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा न्यायालय और कोई जो है आदेश पारित करे और वो बगैर साक्ष्य पे हो। वो हम पहले से ही कह रहे थे कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है। सब लोगों ने, उस समय के प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया था और हमें हराने का काम किया था, और वो न्यायालय में भी सिद्ध हुआ। निर्वाचन शून्य हुआ, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दिया है जो अभी भी चल रहा है। तो मैं मानता हूँ, स्टे का आधार क्या था? देखिए, स्टे का आधार तो ये होता है कि कोई भी न्यायालय जब एक फैसला देती है तो उस न्यायालय के फैसले के को चुनौती देने का अधिकार सबको है। अगर विधायक का निर्वाचन शून्य हुआ था तो वो अपर न्यायालय में गए थे, वो उनका अधिकार था, और उस न्यायालय ने सिर्फ अभी फैसला नहीं दिया। ये नहीं कह सकते कि जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था वो गलत था या हाईकोर्ट के निर्णय को पलटा है, नहीं। उस निर्णय पर जो उनकी विधायकी शून्य की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे दिया है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट का मानती है कि हाई कोर्ट का फैसला सही था तो वो लागू हो जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट मानती है कि हाई कोर्ट ने किस आधार पर फैसला दिया तो वो फैसला उनके पक्ष में आएगा। तो अभी मैं मानता हूँ स्टे मतलब वो उनके पक्ष में नहीं है, स्टे मतलब सिर्फ अंतरिम राहत है। तो उसको हम ये नहीं मान सकते, उसको ये मानेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक वो, मेरी नज़र में तो उनका निर्वाचन शून्य है। पिछले चुनाव में आप क्या मानते हैं, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आपको कुछ ही वोटों से पीछे रहना पड़ा? कमी नहीं है मन भाई, देखिए ऐसा है, कमी तो नहीं कह सकता। एक चीज़ होती है कि जब आप निर्वाचित हो जाते हैं, आप चुन लिए जाते हैं, तो बहुत सी अपेक्षाएं लोगों की होती हैं। हमें चूंकि 1985 के बाद वहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं था, 2013 में कांग्रेस का विधायक मेरी मात वहाँ बनी, तो लोगों को अपेक्षाएं थी, परंतु हम सरकार में नहीं थे। उसके बावजूद भी हमने उस टाइम का, आज भी कहते हैं कि आप पता कर लीजिए, कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया, कभी हमने वैमनस्यता को बढ़ावा नहीं दिया, कभी उस टाइम भी हमने ये कोशिश नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या किसी अन्य दल के लोग हैं जो हमारे साथ नहीं रहे उन पर फर्जी मुकदमे कराएं या किसी के साथ भी कुछ गलत करने का हमने प्रयास नहीं किया। हमने सिर्फ अपनी लकीर खींचने की कोशिश की कि जो हम अच्छा कर सकते थे विधानसभा में वो करने का काम किया। बहुत से काम किए, लेकिन उम्मीद और अपेक्षाएं लोगों की शायद बहुत ज़्यादा थी, उतनी नहीं कर पाए, लेकिन लोगों ने मत हमें फिर भी 50,000 से अधिक वोट हमें दिए। तो लोगों का हम ये तो कह नहीं सकते कोई कमी है, लोगों के आशीर्वाद में कोई कमी है, क्योंकि लोगों ने तो बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया। और उस टाइम वर्तमान जो विधायक जी हैं प्रत्याशी, उनकी बुआ जी केंद्र में मंत्री थी, तो उनका उस टाइम का वो भी उन्हें फ़ायदा मिला, और लोगों को शायद लगा होगा कि इनके जीतने से और प्रदेश में और देश में एक सरकार इनकी रहेगी तो शायद हो सकता है हमसे ज़्यादा काम वो कर सकें, तो लोगों ने उनको चुना। और चुनने के बाद एक चीज़ होती भी है अपने यहाँ के, कोई एक चुनाव हार जाता है तो थोड़ा सिंपैथी भी रहती है। 2013 का चुनाव हारने के कारण कुछ लोगों के मन में उनके प्रति सिंपैथी भी होगी, तो उन्होंने एक बार मौका देने की कोशिश की कि भाई इनको भी मौका दो। अब लोगों के पास सीधा 5 साल का 13 से 18 और 18 से 23 दो 5 साल के तराजू में कार्यकाल हैं। अब उसमें से जनता चुनेगी और जो उनको पलड़ा जिसका भारी लगेगा उसको मौका देंगे। इस बार किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? मुद्दे वही है, एक तो जो 5 साल से 3.5 वर्षों से जो इन्होंने भ्रष्टाचार और दमन की नीति और गुंडागर्दी, और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने उन लोगों का साथ दिया जिनने हत्याएं तक की, और बच्चियों के साथ गलत काम करने वाले लोगों का साथ दिया, मारपीट करने वालों को लोगों का साथ दिया, दलितों पर अत्याचार करने वाले लोगों का साथ दिया, आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले लोगों का साथ दिया। एक मुद्दा ये इन सबका। आदिवासियों में किस तरीके का अत्याचार? देखिए, आदिवासियों में इस तरीके का अत्याचार हुआ कि आदिवासियों की जो जमीनें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई गाँव की मेरे पास, मैंने आदिवासी सम्मेलन कराया था, सब आदिवासी भाई बहन हमारे जो उस समय जुड़े थे, तो जब वहाँ करीब 150 से अधिक आवेदन हमारे पास आए, जिसमें आप एक तो देखेंगे तो एक इमलिया का मामला मैं आपको बताना चाहूँगा। वहाँ एक आदिवासी परिवार की जमीन जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अपने नाम करा ली,
और उस परिवार को पता ही नहीं है, उस परिवार को पता ही नहीं। अच्छा, उस जमीन को, किसी भी आदिवासी की जमीन खरीदने से पहले आपको कलेक्टर महोदय उसमें परमिशन देते। अब आप सोचिए, एसडीएम ने भी परमिशन दे दी, तहसीलदार ने भी दे दी, कलेक्टर महोदय ने भी परमिशन दे दी, रजिस्ट्री भी हो गई, परंतु आदिवासी परिवार को पता ही नहीं है कि उनने कब रजिस्ट्री की है, और वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आवेदन लिए घूम रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी विसंगति होती है, तो मैं रजिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी करीब 10 से 12 जगह ऐसी ऐसी है जहां आदिवासी परिवार के लोग अपनी खुद की जमीन पर नहीं जा पा रहे। वहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे उन जमीनों पर कब्जा किए, तो वो उनको, जो उनकी जमीन है, उनके पास पट्टे हैं, परंतु उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, उन पे कब्जा है। तो ऐसी सब बहुत सी विसंगतियां हैं जिनको लेके हम चुनाव में जाएंगे, और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनते ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी जमीनें मुक्त कराएंगे। दूसरा जो आपने मुद्दा बताया, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जो 11 वचन, जिनमें महिलाओं को 1500 रुपये महीने से लेकर 500 रुपये में गैस सिलेंडर से लेकर, किसान कर्ज माफी से लेकर, पिछला जो बिजली का बिल है वो माफ से लेकर, और 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का कनेक्शन मुफ्त, और 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 200 यूनिट तक बिजली हाफ, कर्मचारियों की पेंशन बहाली, अतिथि शिक्षकों के लिए, बेरोजगारों के लिए। तो ये जो 11 वचन है, वचन मतलब हमारा ये है कि ये हमारी घोषणा नहीं है, ये हमारे वचन है। तो 11 वचनों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनते ही, इन वचनों की पूर्ति होते ही जनता के स्तर में, जीवन स्तर बहुत सुधार होगा। कहीं ना कहीं सिंधिया ने जो बगावत की थी वो इन्हीं वचनों के कारण की थी। जब खरगापुर विधानसभा में वो आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा नहीं हुआ तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। आखिर वो वचन पूरे क्यों नहीं कांग्रेस कर पा रही थी, जिस पे सिंधिया जी ने सड़क पर उतरने की बात की थी? देखिए, अगर मुझे जनता चुनती है तो 5 साल के कार्यकाल देने का एक प्रावधान है राजनीति में, कि हर सरकार को 5 साल का कार्यकाल दिया जाता है ना। हम मोदी जी से कहें कि आप 2014 में प्रधानमंत्री बने और आपने 15 तक क्या कर लिया? आप बताइए, जो सरकार 15 वर्ष से, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे प्राथमिकता क्या थी हमारी उस समय के वचन की? किसान कर्ज माफी। अब आप बताइए, वो भी पूरी नहीं हुई, लोग है बताते ना। हैं। मैं आपको, मैं वही तो बोल रहा हूं, जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आप 10 दिन की बात करें, शपथ लेने के बाद वो सीधे कहाँ गए? वो शपथ लेने के बाद सीधे मंत्रालय में जाते हैं और किसान कर्ज माफी की फाइल बुला के उस पर सिग्नेचर करते हैं। किसान कर्ज माफी को हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 चरणों में तोड़ा था। पहले 50,000 तक का कर्जा माफ, फिर 1 लाख तक का कर्जा माफ, फिर 2 लाख तक का कर्जा। अब आप ये देखिए कि सीधा इतना बड़े प्रदेश में आप सोचेंगे कि एक दिन में ही चुटकी बजा के किसान कर्ज माफ हो जाएगी, तो ऐसे तो होगी नहीं। फंड भी होता है, और उसका किसान का कर्ज माफ ये है कि मैन ये था कि आपको कर्ज माफी हुई है, आपको कर्जा देना नहीं। 50,000 तक के जो किसान कर्ज माफी है, उसमें तो आप खुद ही देखेंगे, तो पूरे प्रदेश की तो नहीं कह रहा हूँ मैं, तो खरगापुर विधानसभा की कह रहा हूँ, पलेरा नगर पंचायत में, बल्लोगढ़ नगर पंचायत में, और खरगापुर नगर पंचायत, 3 नगर पंचायत स्तर पर हमने कैंप लगाए, वहां प्रमाण पत्र वितरित किए। 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ हुआ है, और ये पटल पे स्वीकार किया है शिवराज सिंह जी ने, उनकी सरकार ने स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अब आप बताइए, जैसे ही सरकार बनी 2 महीने बाद आचार संहिता लग गई लोकसभा की, 5 महीने करीब लोकसभा के चुनाव में निकल गए, उसके पश्चात वर्षा काल लग जाता है, उसके बाद जैसे ही कमलनाथ जी, उसके पहले ही कर्ज माफी हुई, उसके बाद भी कर्ज माफी चल रही थी, आप जो है सरकार गिरा देते हैं। आपको समय तो देना पड़ेगा ना। अगर जनता ने हमें 5 साल का मौका दिया था और 5 साल में हम वो काम नहीं पूरे कर पाते, तो जनता खुद ही हमें हटा देती। सिंधिया जी क्यों गए? सिंधिया जी के जाने का कारण वो नहीं था कि अगर अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर वो गए, तो आप मुझे ये बताइए, अतिथि शिक्षकों को उसके बाद क्या मिला? अगर आपने कांग्रेस की सरकार गिरा दी कि उनने 15 महीने में अतिथि शिक्षकों को कुछ नहीं दिया, और 3.5 साल में शिवराज सिंह ने कुछ नहीं दिया, तो अब तो तनख्वाह बढ़ा दी ना। तनख्वाह बढ़ाना मुद्दा था क्या? आप बताइए, तनख्वाह बढ़ाना क्या मुद्दा था? क्या क्या सिंधिया जी इसलिए बोला था कि उन्होंने तनख्वाह बढ़ाओ? परमानेंट करने की बात थी ना। सिंधिया जी जिस दिन लोकसभा का चुनाव हारे, उसी दिन से वो डिप्रेशन में चले गए। उसी दिन से वो कहीं ना कहीं उनका ये चलने लगा था कि मैं शायद कांग्रेस छोड़ दूं, मेरा भविष्य इसमें है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जाना है, आपने सरकार तोड़ी गिराई, ठीक है, लेकिन आप ये कहे कि चूंकि
उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। अब सिंधिया जी की जो लोकसभा चुनाव 2019 के जो भाषण हैं वो आप निकालेंगे, आप मीडिया में हैं, मैं भी आपको निकाल के दे सकता हूँ, सारी जनता देख सकती है। उन भाषणों में सिंधिया जी खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने इतने लोगों का कर्जा माफ किया, हमारी सरकार ने इतनी योजनाओं में काम किया। अब आप बताइए, 300 रुपए पेंशन थी, 600 किसने की? उसी 15 महीने में हुई। 25,000 रुपए बेटी की शादी को मिलता था, 51,000 कैसे मिला? उसी 15 महीने में मिला ना। 100 यूनिट तक की बिजली का 100 रुपए बिल आया, उन्हीं 15 महीनों में आया ना। ये योजना उन्हीं 15 महीनों में थी ना। आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस ने अपनी बात पूरी नहीं की? कांग्रेस ने एक एक वचन जो बोला था उन पर शुरुआत कर दी थी, उनमें से बहुत से वचन पूरे हो गए थे। अब आपको यदि कहीं किसी दूसरी पार्टी में कुछ ज्यादा आपका जो भी समझौता हो गया है तो इसलिए मत जाओ आप कि ये हुआ। अब कभी बोल रहा है मुझे ये नहीं बनाया इसलिए जा रहा हूँ, फिर वचन नहीं पूरे हुए। मैं मानता हूं कि अगर आप जनता के वचनों पे गए थे तो आप वहां भी कंडीशन रखते कि मेरे आते ही कांग्रेस ने 1.25 साल में जितना कर्जा माफ किया है, आप 6 महीने में उतना कर्जा माफ कर देना किसानों को। आपको क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दे बदल गए हैं? अभी थोड़ी देर पहले जब हमने मुद्दों की बात की थी तो आपने बोला कि आ, दलाली चल रही है, कहीं आ, अपना करप्शन चल रहा है, फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद है जब पिछले चुनाव की बात होती है तो मुद्दा यही थे, बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार। ये मुद्दे गायब कहाँ हो गए? मुद्दे कहाँ गायब है? मुद्दे तो वो हैं। मैंने आपको जो 11 वचन बोले हैं, 11 वचन क्या है? देखिए, प्रदेश के जो पूरा मेन मुद्दा है वो तो 11 वचन है। हर विधानसभा की अलग परिस्थिति के मुद्दे अलग हैं। फिर अगर आप खड़गापुर की बात करेंगे तो जो मैंने जो अराजकता गिनाई है वो खड़गापुर में ज्यादा है। वो मुद्दा आप खड़गापुर के साथ अन्य 229 विधानसभा पे नहीं रख सकते। ये हमारा लोकल का है, जो हमारे लोकल में जो लोगों के साथ घटित हुआ है वो हमारे लोकल के मुद्दे अलग हैं। लेकिन जो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं वो सिर्फ विकास के ही है। उनमें पार्टी ने नहीं कहा है कि आप जो है स्थानीय स्तर पे कोई ये मुद्दे, ये तो हर विधानसभा के एक अलग मुद्दे हैं। जतारा विधानसभा का कुछ अलग मुद्दा होगा, टीकमगढ़ का कुछ अलग होगा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, छतरपुर, सबका एक अलग अलग मुद्दा होता है। खड़गापुर विधानसभा में जो किया है इन्होंने, जो हुआ है, जो भोगा है लोगों ने, वो मुद्दा है। लेकिन हमारे जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दा है वो 11 वचन है। और 11 वचन में आपको सब आ जाएगा। किसान भी आ गया, महिला भी आ गई, आपका बिजली पानी भी आ गई, हर चीज है उन 11 मुद्दों में। कर्मचारी भी आ गए, जो पेंशन की बात भी आई, कर्मचारी भी आ गए। और कमलनाथ जी ने तो उन 15 महीने में देखिए पुलिस वालों को भी छुट्टी तय की थी। उनका भी परिवार होता है। उन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री जो थे जिन्होंने शायद पहली बार ये सोचा कि आज पुलिस हमारा जो 24 घंटे काम करती है और साथ में 7 दिन काम करती है, उनको छुट्टी देने का काम उन्होंने किया था कि आप एक दिन छुट्टी लें, अपने परिवार के साथ समय गुजारें। तो ये मुद्दे हैं हमारे, हर वर्ग के लिए मुद्दे। आजकल एक विधानसभा में एक नया मुद्दा निकला है, सुजारा बांध परियोजना। 37 ग्राम पंचायतों में पानी आज तक नहीं पहुंचा। आप भी विधायक थे तो आप उस समय जब आपने क्या इसमें कार्य किया था और अब क्या आपकी इस विधानसभा में योजना है नए चुनाव को लेकर? देखिए, सुजारा बांध का जो पानी है, सुजारा बांध के पानी से 2 जगह की योजनाएं बननी थी, एक खड़गापुर विधानसभा की, एक टीकमगढ़ विधानसभा। जब हम विधायक थे तब योजनाएं बन रही थी, तब हमने उसमें खड़गापुर विधानसभा के बहुत से गांव जुड़वा लिए थे। 2018 के बाद उसमें पहल करके उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा योजनाएं टीकमगढ़ में चली। खड़गापुर विधानसभा में वो योजना आई नहीं। कारण? अब ये तो कारण यहाँ के जनप्रतिनिधि बता सकते हैं कि उन्होंने विधानसभा जनप्रतिनिधि तो आप थे ना? नहीं, मैं नहीं था ना। 18 के बाद की बात करूँ, 2013 से 18 तक, तब तो सुजारा बांध तैयार ही हो रहा था हमारे कार्यकाल में। 18 के बाद, चूंकि पहले सुजारा बांध से तय था कि पानी खेत को देंगे, तो पहले खेत के पानी की व्यवस्था हुई, उसके बाद यदि पानी बचता है तो फिर जल प्रदाय योजनाओं को मिलेगा। और जब जल प्रदाय योजनाओं का नंबर आया, चूंकि हम तो बनवा के रख चुके थे उस समय, कुसुम महंदेले जी पीएचई मंत्री थी, उनके पास हम जमा कर चुके थे, विभाग में जमा थी। 18 के बाद जब उसमें पानी के उसमें नंबर आया, तब स्थानीय विधायक ने, खड़गापुर विधायक ने उसमें पहल नहीं की। अब देखिए, बहुत से गांव बांध सुजारा से छूटे हैं, तो उसकी पहल किसको करनी थी? 2018 के बाद जब आप अभी भी खेत को पानी नहीं दे पा रहे हो और पेयजल के भी बन रहा है, तो खेत के पानी की भी पहल उनको करनी थी। हमने तो तब कोशिश की थी कि यदि हमारी सरकार आएगी या कुछ हमें ऐसा मौका मिलेगा, चुना जाएगा, तो हम तालाबों से भी बांध सुजारा को जोड़ेंगे। अब बांध सुजारा में एक फिक्स पानी होता है, उस पानी को कितना पानी वो खेती में दे रहे हैं और कितना पानी पीने को देंगे, वो उनका एक फिक्स नियम है। अब उसमें जो पहल करके ज्यादा ले जाए वो उसके हाथ में है, क्योंकि बांध सुजारा का खेती का पानी तो जतारा विधानसभा तक आ गया है।
धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जतारा विधानसभा में भी आ गया। पहले वो सिर्फ खड़गापुर विधानसभा तक सीमित था। जनता के लिए तो ये मुद्दा है, आपके लिए क्या अहम मुद्दा है? पानी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है पानी। क्या मैनिफेस्टो में आएगा आपके? पानी, देखिए पानी का तो मैंने पिछली बार भी एक पत्रकार महोदय ने पूछा था, तो उनको भी मैंने बोला था कि हमारी योजना ये है कि हम जो अभी वर्तमान में चल रहा है गांव के बोर से गांव को पानी देने का, हम इसमें अभी भी मानते हैं कि ये ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ अधिकांश सूखा हो जाता है। 1-2 साल में, 1 साल बारिश कम होती है, सूखा हो जाता है। सूखा हो जाएगी और गांव का बोर अगर ड्राई हो गया तो आपने टंकी बना दी, नल जल योजना बिछा दी, उसका कोई औचित्य नहीं। जब तक हमें पानी की आय की व्यवस्था नहीं, हमने कहा है कि हमारी विधानसभा में नदियां निकली हैं, तो उन नदियों से ही हमें एक एक नदी से 33-35 ग्राम पंचायतों को जोड़ के समूह जल प्रदाय योजना जब बनेगी कि वो कभी भी कुछ भी हो, सूखा भी रहे, कुछ भी रहे, परंतु उस गांव की टंकी में पानी आना चाहिए, उस गांव की टंकी तक पानी पहुंचेगा तो वो सक्सेस है। अब हम यदि किसी गांव में बोर करके वो फिर टंकी भरने का काम करेंगे, अगर बोर सूख गया तो वो टंकी और पूरी लाइन किसी काम की, आप खुद बताइए फिर पानी का आप टंकी कैसे भरेंगे यदि गांव में बोर सूख गया और बोर से ही आपकी टंकी की लाइन है, कैसे कैसे आप उसमें फिर गांव के लोगों को पानी देंगे? क्योंकि जब तक बोर नहीं चलेगा टंकी नहीं भरेगी। तो टंकी को भरने का काम हमें स्थानीय गांव में नहीं करना है, हमें समूह जल प्रदाय योजना बनानी। समूह जल प्रदाय होती है कि एक जगह जैसे हमने कहीं डैम बनाया, वहां पानी रोक दिया, उस पानी को हमने 35 ग्राम पंचायतों तक में वहां से लाइन डाल के उन टंकियों को जोड़ दिया, तो उस डैम के पानी से टंकियों को हमेशा पानी मिलेगा, चाहे आपके यहाँ बारिश हो अथवा ना हो, वो टंकियां रोज भरी जाएंगी, उन टंकियों से रोज गांव के लोगों को पानी मिलेगा। इस बार कितनी तैयारी है आपकी, कितने पार जाएंगे विधानसभा में? देखो तैयारी 100 में 100, कोई भी व्यक्ति तैयारी करता है तो वो तो पूरी अपनी जी जान से, अपनी ताकत से तैयारी करता है। बाकी पार कितना जाएंगे ये तय तो जनता करेगी, ये मैं तो तय नहीं कर सकता कितना पार जाऊंगा। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम जनता के रुझान को देखते हुए मुझे तो ये लगता ही नहीं कि कहीं मुकाबले की स्थिति भी बनेगी। मुझे तो ये लगता है, आपने एक आंकड़े निकाले होंगे, रुझान तय किए होंगे, उसमें क्या लग रहा है, क्या आकलन निकल रहा है आपका? अब मैं तो आंकड़े ये निकाल रहा हूँ, मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग यही बोल रहे भैया 5 साल से हम बहुत परेशान हैं, 18-20 साल हो गए भारतीय जनता को देखते देखते, इस बार तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, तो कांग्रेस पार्टी को इस बार तो भैया पूरे मध्य प्रदेश में लहर है, तो खड़गापुर में भी लहर है। तो मुझे तो लोग ये बताते, मुझे ये थोड़ी बताएंगे कि क्या स्थिति है। तो मुझे तो ये लगता है बहुत बहुत अच्छी स्थिति से जीतेंगे। मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ लोगों का रुझान, लेकिन जो हम लोगों का भी अनुमान है और जो हम लोगों का गैस है, वो इनके जो कर्म रहे हैं, जो इन्होंने किया है 5 साल, जो बोया है, जब आप जो बोएंगे ना, किसानी जो करता है ना, वो जो तो बोता है वही काटता है। आपने जो बोया है वो काटेंगे, हमने भी जो बोया होगा वो हम काटेंगे। तो आपको विश्वास दिलाता हूँ 3 दिसंबर को आपको लगेगा कि हाँ, जिले की सबसे बड़ी जीत तो मुझे लगती है कि होगी। तो जैसे कि इनका मानना है कि जिले की सबसे बड़ी जीत खड़गापुर में होने वाली है, क्योंकि जो जिसने बोया वही काटेगा। दिलचस्प मुकाबला रहेगा और जल्दी ही हम आपसे फिर दोबारा मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।